बैक्टीरिया खत्म हो गया था। बैक्टीरिया का जो महत्व था वो हम लोग देख लिए थे। आज जो देखना है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, इसको हम लोग शॉर्ट में बीजीए कहते हैं। ठीक है। ओल्डर क्लासिफिकेशन जो कहता है, ओल्डर क्लासिफिकेशन जो था उसके अनुसार इसको हम लोग साइनोफाइटा फाइटा या साइनोफाइसी में रखते थे, और या मिक्सोफाइसी में रखते थे। किसका? अलगी का, है ना। साइनोफाइटा या मिक्सोफाइसी में रखते थे किसका? अलगी का। पुराने समय में, जब इसके बारे में डिटेल हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन वर्तमान में जो है ना काफी ज्यादा अध्ययन इस पे हो चुका है, और अभी जो है इसे हम जो है ना अलगी से निकाल कर बाहर करके अब मोनेरा में बैक्टीरिया के साथ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अलगी का कैरेक्टर तो है लेकिन बैक्टीरिया का कैरेक्टर ज्यादा है। जैसे सबसे प्रमुख जो कैरेक्टर है जो बैक्टीरिया से इसको मिलाता है वो है इसका प्रोकैरियोटिक होना। हम जानते हैं कि अलगी में जो भी रखा था, जो भी जीव है वो सारे के सारे जीव जो है यूकैरियोटिक है, अर्थात उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी जो है ना वो वेल डेवलप होता है। न्यूक्लियस के जो और अलावे, न्यूक्लियस के अलावे जो सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले और जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी आपके वेल डेवलप होते हैं यूकैरियोट्स में। जबकि ये जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें वो ऑर्गेनील नहीं होते, प्लस न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। अतः इसे निकाल कर डाल दिया गया किसमें? तो अभी वर्तमान में मोनेरा में डाल दिया गया है। नेक्स्ट जो बात है कि साइनोबैक्टीरिया जो है नाम कौन दिया? साइनोबैक्टीरिया नाम जो है ना इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया संस्था है जिसका नाम है आपका ICNB शॉर्ट में। इंटरनेशनल कोड, कोड का मतलब होता है नियम, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। ये जो संस्था है 1978 में साइनोबैक्टीरिया नाम दिया। और साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो पहला ऑर्गेनिज्म माना जाता है इस पृथ्वी का जो आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है पृथ्वी पर, या करता था, या शुरू में सबसे पहले किया था। ठीक है। इस संसार में अगर ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो इसी के द्वारा आया, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही आया। नेक्स्ट में देखते हैं हम, थोड़ा सा फिगर वगैरह है, थोड़ा फिगर वगैरह इसका देखते हैं। फिगर में इसको देख लीजिए। आपका पहला बात तो इसमें देख लीजिए न्यूक्लियोइड है उसी तरह से जैसे बैक्टीरिया था। दूसरा जो है ना इसमें आपका कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिल रहा होगा कुछ एक को छोड़कर। जैसे गैस वैक्यूल है वो आपका है, थैलेपॉइड है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और उसके सतह पर देखिए कुछ डॉटेड रचना है, डार्क रचना आपको नजर आ रहा होगा। ये उस पर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, कुछ पिगमेंट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसमें अल्फा और बीटा ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो भोजन को इकट्ठा करने में मदद करता है या भोजन इकट्ठा करता है। फिर देख लीजिए इसमें आपका जो साइटोप्लाज्म है उसको दो भाग में बांटा गया है। एक सेंट्रल साइटोप्लाज्म, ये जो इलाका है इसको कहते हैं सेंट्रल साइटोप्लाज्म, अर्थात जो सेंटर के तरफ है उसको सेंट्रल साइटोप्लाज्म कहा गया। साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दिया गया, और जो पेरीफेरी मतलब बाहर के तरफ है उसको कहा गया पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ये इसमें बाकी सब रचना जो है ना उसी तरह से होता है जैसा कि कुछ हद तक आपका हम बैक्टीरिया में देखे थे। ऊपर में म्यूसिलेजिनस शीथ होता है सेल वॉल के बाहर में। उसके बाद सेल वॉल जो होता है आपका दो लेयर में, आउटर लेयर सेल वॉल और इनर लेयर जो है सो दो भाग में बटा होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का बैक्टीरिया में हम लोग देखे थे। ये कुछ जो है ना आपका स्ट्रक्चर है एक सामान्य आपके साइनोबैक्टीरिया का। और राइबोसोम इसमें जो होता है 70S का होता है। गैस वैक्यूल पाया जाता है। नॉर्मल वैक्यूल तो यहाँ पर हो सकता है कि रहे, लेकिन जो है ना एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है गैस वैक्यूल जो आपका इसको जो है ना स्टेबल होने में बायोंसी में मदद करता है। नेक्स्ट जो है ना उसको फिगर को हम थोड़ा सा बनाने का कोशिश किए हैं। देखो उसमें अगर जो है ना मीसोसोम भी पाया जा सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन देखा ये गया है कि मीसोसोम के अलावे जो है ना कुछ रचना होता है जिसको जैसे स्ट्रक्चर ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ये रचना जो है ना आपका एटीपी बनाने में शामिल होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है ना मीसोसोम का ही पार्ट है, बाकी सब जो है ना उसी तरह का है जो हम वहां पर देख रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा ये है आपका गड़बड़, ये इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अब आगे आगे बढ़ते हैं तो इसकी रचना को जो है ना देखते हैं। इसकी रचना को देखिए तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है, और तो और इसमें फोटोसिंथेटिक यूबैक्टीरिया के साथ समानता है कि ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो भी आपका प्रोकैरियोट है, ये भी प्रोकैरियोट है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस इसमें पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में और फोटोसिंथेटिक यूबैक्टीरिया में। हम दोनों में पूरा डिफरेंस नहीं बता रहे, केवल जो है ना फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा जो आपका दोनों में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना उनमें जो दोनों में डिफरेंस है वो दिखना चाह रहे हैं। क्यों, इसको जो है ना हम लोग, चूंकि ये भी फोटोसिंथेटिक है और बैक्टीरिया भी कुछ फोटोसिंथेटिक होता है, तो बैक्टीरिया के साथ क्यों नहीं रखती है इसको, तो इसलिए हम वहां पर बैक्टीरिया के साथ फोटोसिंथेसिस में इसका अंतर दिखना चाह रहे हैं। यूबैक्टीरिया का जो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, अगर याद होगा आपको, तो ग्रुप में स्कैटर्ड था जहां था, जिसको क्रोमेटोफोर बोलते थे। क्रोमेटोफोर है ना, वो जो पिगमेंट था वो स्कैटर्ड था ग्रुप में और उसको हम लोग कहते थे क्रोमेटोफोर। जबकि इसमें साइनोबैक्टीरिया में अगर आप जाते हो तो इसमें जो आपका होता है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, वो आपका रचना जो होता है फोटोसिंथेटिक रचना वो आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और उसको कहते हैं थैलेक्वाइड। जैसा कि हम आपको वहां भी थैलेक्वाइड बोले थे, लेकिन इसलिए बोले थे कि आपका कम से कम ये समझ में आ जाए कि थैलेक्वाइड जो होता है ना वो पिगमेंट को रखता है, लेकिन रियली में थैलेक्वाइड जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है और बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इसलिए थैलेक्वाइड का बात जो है ना प्रोकैरियोट्स में शुरू होता है, कहां से, तो साइनोबैक्टीरिया से बात शुरू होता है। और इसी पर जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है सतह पर उसका आपका क्या होता है, वो जमा होता है। नेक्स्ट जो है इसमें बात कि इसमें बैक्टीरिया में अगर हम फोटोसिंथेसिस देखें तो नॉन ऑक्सीजेनिक होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन निकलता नहीं है। लेकिन यही बात अगर हम साइनोबैक्टीरिया में जाते हैं उसके फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजेनिक होता है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। अब पिगमेंट्स का बात करते हैं तो जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर बात करें तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी होता है, और ये समानता आप पर्पल बैक्टीरिया में देख सकते हो। हाँ, पर्पल बैक्टीरिया में आप ऐसा देख सकते हो, दोनों पाया जाता है। फिर बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बैक्टीरियोविरिडिन पाया जाता है, किसमें, ग्रीन बैक्टीरिया में। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो आपको बताए थे हम कि बैक्टीरिया जो था वो पर्पल बैक्टीरिया था, हाँ, बैक्टीरिया जो था वो ग्रीन बैक्टीरिया में, उसको हम बदल सकते, वो बांट सकते। तो ये जो आपका पर्पल बैक्टीरिया होता है, पर्पल बैक्टीरिया में दो आपका वहां पर क्लोरोफिल बताए थे आपको, एक बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी। जबकि वो जो आपका ग्रीन बैक्टीरिया होता है उसमें आपका बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए होता है और बैक्टीरियोक्लोरोफिल में आपका क्या होता है, बी होता है, विरिडिन होता है बैक्टीरिया का। तो वहां पर क्या होता है, ये जो साइनोबैक्टीरिया का पिगमेंट्स होता है उसमें क्लोरोफिल ए तो होता है जो ग्रीन उसको बनाता है, हाँ, दूसरा जो होता है कैरोटीनॉइड होता है। कैरोटीनॉइड जो है ना वो आपका बीटा कैरोटीन के रूप में हो सकता है, हाँ, येलो होता है वो। तीसरा जो इसमें आपका पिगमेंट्स है उसका नाम है सी फाइटोसाइनिन, ये ब्लू रंग का होता है, और जो चौथा है वो है सी फाइकोइरिथ्रिन, ये रेड कलर का होता है। ये आपका चार महत्वपूर्ण जो है ना पिगमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चार ही पिगमेंट केवल उसमें होगा, ये चार उसका सबसे महत्वपूर्ण में एक पिगमेंट है। अगला बात जो यहाँ पर करते हैं हैबिटेट का करते हैं। इसका जो हैबिटेट होता है वो हैबिटेट इसका कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। किसका, बैक्टीरिया का। ये आपका फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरीन भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आ जाए क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया में भी हम देख रहे थे कि वो आपका फ्री लिविंग भी था, फ्रेश वाटर में भी था, मैरीन में भी था, टेरेस्ट्रियल भी था।
इसमें अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया में। केवल डिफरेंस हम इतना ही दिखा रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है ना, केवल ये हम पिगमेंट्स में दिखा रहे थे और फोटोसिंथेसिस का जो एक्टिविटी था ना उसमें दिखा रहे थे। हैबिटेट जो है वो हम साइनोबैक्टीरिया का बात करते हैं, वो आपका बैक्टीरिया के बारे में पीछे देख चुके हैं। जो साइनोबैक्टीरिया का हैबिटेट होता है एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक का मतलब आप समझते ही हैं, जो पानी में पाया जाता है, और ये दोनों प्रकार का आपका वो होता है, फ्रेश वाटरी होता है और मैरीन होता है। हाँ, मैरीन आपको हम पीछे भी बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि अगर जो है ना किसी वाटर में तो साल्ट की मात्रा वो 4% तक या 4% मिनिमम हो, कम से कम हो, तो उसको हम लोग मैरीन वाटर कहते थे। लेकिन 2% तक अगर हो आपका सोडियम क्लोराइड की मात्रा, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्रेश वाटर बोलते थे। ऐसा पीछे हम लोग देखे थे। आगे यहाँ पर बात करते, ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है या होता है, लेकिन हाँ उसी जगह पर ज्यादा पाया जाएगा जहां पर पानी की मात्रा होगी। मतलब ये इसका जो आपका नेचर है वो एक्वेटिक है। लेकिन यही हैबिटेट अगर बैक्टीरिया में याद करो तो आराम से जो है ना वो आपका नॉर्मल सॉइल में आपका रह सकता है। मतलब कि पानी की स्कार्सिटी जहां पर है वाटर का, वहां भी आराम से वो रह सकता है, ड्राई एनवायरमेंट में भी आराम से रह सकता है। ये हम लोग देख रहे थे बैक्टीरिया में। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर ये जो है ना एक्वेटिक है 100%, ये सही बात है। दूसरा जो है ना ये टेरेस्ट्रियल तो है, लेकिन किस जगह पर है, जहां पर पानी ज्यादा है, मतलब कि वाटर कंटेंट जो है सॉइल में ज्यादा है, तो ये उस जगह पर होगा। मतलब टेरेस्ट्रियल भी अगर है तो वैसे जगह पर होगा जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा, वाटर होगा कुछ ना कुछ। इसका सिम्बायोटिक फॉर्म जो है ना वो लाइकेन है आपका, कॉमन एग्जांपल है इसमें लाइकेन। लाइकेन अलग से भी देखेंगे हम। फिर चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका हैबिटेट में, वो इंडोफाइटिक है। ये इंडोफाइटिक का मतलब कुछ एक जो है ना इसमें इंडोफाइटिक पाया जाता है। इंडो समझते होंगे आप, अंदर, और फाइटिक मतलब प्लांट, मतलब ये कुछ एक प्लांट के अंदर पाया जाता है। और वहां पर जो है ना ये क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है उसके साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी पीछे हम बता चुके हैं कि वैसा संबंध जो आपका दो अलग अलग स्पेसीज के जीवों के बीच में होता है, और ये आपका फायदेमंद भी हो सकता है और एक दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसा कुछ हम पीछे बताए थे आपको। यहाँ पर देखो दो तीन चीज और है, हैबिटेट और हैबिट। देखो ये सारा बात हम पीछे भी बताया है, दोबारा फिर कर देना चाह रहे हैं। हैबिटेट जब भी आएगा तो आवास का बात है, मतलब जहां रहता है वो। और हैबिट जब बात आएगा तो हैबिट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उसके आदत से संबंधित, है ना, वो अपने जीवन को कैसे गुजारता है, उसका आदत क्या है। और हैबिटेट का अगर बात करेंगे तो उसके आवासीय क्षेत्र का बात करेंगे, जहां पर वो रहता है, अपने भोजन को प्राप्त करता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है, वो कहलाएगा किसमें, हैबिटेट में। हैबिटेट में अगला जो बात है कि ये इसका इंडोफाइटिक का कॉमन उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर, एनाबियाना। एनाबियाना जो होता है वो आपका कम से कम 2-3 जगह आपको नजर आता है सिम्बायोटिक रूप में। एनाबियाना जो है ना पहला आपको नजर आता है एजोला के लीफ में। एजोला शायद आप जानते होंगे वाटर फर्न है, हाँ पानी में पाया जाने वाला फर्न है। अभी जो है ना हम लोग जो नया कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बात हो रहा है, उसमें ये आ रहा है कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। देखो अब फिर बोल रहे हैं, हम लोग अगर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अगर हम लोग जो है ना गलत काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने नेचर से दूर हो रहे हैं, प्रकृति से दूर हो रहे हैं। पहले किसानों को जो है ना जितना उपज होता था आज उससे ज्यादा उपज हो रहा है। पहले जो है ना जितने ज्यादा जो है ना उनको जमीन पे उपजाते थे, भूमि पे जो है ना क्या करते थे, वो कृषि काज करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे, आज उसकी तुलना में ज्यादा कर रहे हैं। फिर भी उनको जो है ना आत्महत्या करना पड़ रहा है। इसका रीजन क्या है, फिर भी उनको घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है, कोई खेती करना चाहता नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि हम कहीं ना कहीं नेचर से दूर हुए, मतलब बायोलॉजी से दूर हो गए। बायोलॉजी मतलब नेचर, हम आपको शुरू में भी बोले थे, जो प्रकृति से हम लोग दूर होते चले गए। क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने खेती में इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग शुरू किया, पेस्टिसाइड्स का उपयोग शुरू किया, और तो और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग शुरू किया। जबकि पहले जो खेती होता था नेचुरल तरीकों से होता था, उसमें आपका प्रे और प्रीडेटर का बात होता था, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कम होता था, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम होता था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम होता था। आप बोलोगे तो सर उपज भी तो बढ़ गया। सर उपज जितना बढ़ा, खर्च उसके तुलना में ज्यादा बढ़ गया।
तो आज अगर खेती में हानि का बात कहीं पर है तो उपज के कारण नहीं है कि वो जो है ना प्रोडक्शन कम हो गया है, बल्कि प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन जो आपका कॉस्ट है वो ज्यादा हो चुका है, इसलिए जो फायदा होता है, अल्टीमेट जो नेट जो प्रॉफिट होता है वो कम हो चुका है। इसलिए अब जो है ना लोग किसान करना नहीं चाहते। नहीं तो पहले आप अपने घर में पूर्वजों से पूछना, माने पूर्वज मतलब जो अभी जिंदा है, हाँ, जैसे आपके दादाजी हैं, नानी नाना एक सब है, उन सब से पूछ के देखना, दादा दादी वगैरह से पूछ के देखना, वो बताएंगे आपको कि पहले जो है ना लोग खेती करने के लिए नौकरी छोड़ देते थे। आज जो है ना नौकरी करने के लिए लोग खेती छोड़ दे रहे हैं। कारण क्या हो गया? रीजन यही हो गया कि इसमें फायदा कम होने लगा और फायदा और खर्च ज्यादा हो गया। ठीक है, कुछ एक जो है ना मूल्य भी इस पे निर्धारण इस पर जो है ना जिम्मेवार है कि मूल्य जो है ना उसको उतना नहीं मिल पाता जितना कि हमको चाहिए था। तो हमको साल भर में जितनी इस पे इनकम होनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या किए हैं कि वो जो आपका जो है ना एग्रीकल्चर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समाप्त कर चुके हैं। जैसे हम वैसे जगहों पर धान रोप देते हैं जहां हमको पटाना पड़ता है, पानी अलग से देना पड़ता है, प्लस हम जो है ना वो वैसे जगहों पर जहां पर पानी आपका कम टिकता है वहां भी धान रोप देते हैं, जबकि वहां पर इस मौसम में दूसरे फसल को लगाया जा सकता था। और फसल चक्र को, है ना, क्रॉप साइकिल को हम लोग भूल चुके हैं कि किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई जाए ताकि न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है उस सॉइल में वो आपका बरकरार रहे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल जो है ना पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में जीने के लिए। जितना ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, जितना ज्यादा पेस्टिसाइड्स डालेंगे, जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे अपने खेतों में, उतना ही कम इनकी मात्रा होती जाएगी, साइनोबैक्टीरिया कम होता जाएगा, एक्टिनोमाइसिट्स कम होते जाएंगे, बैक्टीरिया कम होता जाएगा। और जब वो कम होता जाएगा तो आपका सॉइल में जो नेचुरल साइकिल था फर्टिलाइजर को कन्वर्ट करने का न्यूट्रिएंट्स के रूप में, प्लांट्स के उपयोगी रूप में कन्वर्सन जो होता था वो खत्म होता जा रहा है और हम निर्भर होते जा रहे हैं किस पर? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर पर। अभी भी आप देखते होंगे कि वैसा आपका फसल जिसमें खाद कम डाला जाता है, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कम होता है, उसका टेस्ट कुछ और आता है किसके तुलना में जिसमें पेस्टिसाइड्स या खाद का उपयोग ज्यादा होता है। खैर हम आगे बढ़ रहे थे। इसमें जो है ना इंडोफाइटिक बताया आपको, मतलब प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। देखो ये केजोला आपके बगल का कई देश है, ताइवान है, ठीक है, इंडोनेशिया है, बगल का एक चीन है, इजराइल वगैरह जो है थोड़ा दूर है लेकिन है, वो सब क्या करना शुरू किया है कि धान के खेत में झोला लगाना शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ होता था पहले ये सब, गांव घर में अपने गार्जियन से बोलना, वो बोलेंगे कि जिस खेत में काई लग जाता था उस खेत में जो है ना पानी सूखता नहीं था, उस खेत में फसल खराब नहीं होता था। रीजन क्या था? वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिम्स बढ़ जाता था। लेकिन आज खेतों में काई की मात्रा कम होती जा रही है। हाँ, आज जो है ना वो पानी में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिम्स हैं उनकी मात्रा कम होती जा रही है, जिसके चलते जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता था, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में देखे थे, वो आपका प्रोसेस रुक चुका है और हम पूरी तरह से फर्टिलाइजर के लिए निर्भर हो चुके हैं। किस पर? यूरिया पर जो बाहर से डाल रहे हैं, फॉस्फेट पर, या आपके डीएपी वगैरह खादों पर। तो खैर एजोला जो है ना अब लोग क्या कर रहे हैं, धान में लगा देते हैं, पैडी क्रॉप में लगा देते हैं, और इस एजोला के साथ क्या होता है? एना बियाना होता है। अब एना बियाना क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो यूरिया खाद वगैरह बाहर से न के बराबर डालना पड़ता है। मतलब नाइट्रोजिनस जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो न के बराबर डालना पड़ता है। ये साइकस के रूप में भी होता है, लेकिन साइकस जो है ना वो आपका वाटर में नहीं लगाया जा सकता है, वो आपका पैडी फील्ड में नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, खजूर जैसा हो जाता है। इसीलिए हम लोग एजोला लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसमें वो धान के खेतों में। नेक्स्ट है थर्मल। करीब करीब 77 डिग्री टेम्परेचर, 77 डिग्री टेम्परेचर में भी ये आराम से जी लेता है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। और इसको जो वेराइटी इसका 77 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आराम से रह लेता है उसको कहते हैं थर्मोफिलिक वेराइटी या फॉर्म, जिसका कॉमन एग्जांपल है ग्लायोकस्पा। ग्लायोकस्पा जो है ना ये आपका कॉमन वेराइटी है साइनोबैक्टीरिया का जो थर्मोफिलिक है, मतलब जो आराम से आपका अधिक तापमान में भी जिंदा रह लेता है। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं हैबिटेट का बात करते हैं। इसका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर, सॉरी हैबिट का बात करते हैं, हैबिटेट का हो गया।
हैबिटेट मतलब आवासीय क्षेत्र बात कर रहे थे। हम अब बात करते हैं उसके आदत का, हैबिट का, रहन सहन का तो बात हो गया। हैबिट जो होता है ना उसका यूनिसेलुलर होता है, मोनोसिस्टिक, इसका कॉमन एग्जांपल है किसका, यूनिसेलुलर का। ये आपका कॉलोनियल होता है भी, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं एक कोर्स किए, कुछ कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब देखो बगल में फिगर बनाए हैं वो 3-4 जो है ना वो आपका एक साथ है, और बाहर में देखिएगा वो आपका डॉट डॉट से डाले हैं, कुछ म्यूसिलेज का जो है ना शीत पाया जाता है। मोनोसिस्टिक का भी फिगर बनाया है, उसको गोलाकार तारा जैसा देखिए नजर आ रहा होगा कुछ। नेक्स्ट है फिलामेंटस। फिलामेंटस जो है ना जैसा कि नाम है फिलामेंट जैसा होगा, ट्राइकोम कहलाएगा उसका बॉडी। जो फिलामेंटस होता है उसके बॉडी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। और उसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, म्यूसिलेज का एक शीट पाया जाता है, कवर पाया जाता है। इसका कॉमन एग्जांपल है नॉस्टक, एनाबियाना, ये कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट है फॉल्स ब्रांचिंग, है ना। रियली में ब्रांचिंग इसमें होता नहीं है, लेकिन कुछ एक साइट ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, दो ट्राइकोम आपस में जुड़ जाता है और दूर से देखने में कैसा नजर आता है, वो ब्रांच नजर आता है। ये कॉमन उदाहरण आपको पाया जाएगा किसमें, स्काइटोनीमा में। स्काइटोनीमा जो है ना उसमें फॉल्स ब्रांचिंग देखा जाता है। फॉल्स ब्रांचिंग का मतलब अलग अलग ट्राइकोम है, केवल चिपका हुआ ऐसा होता है कि देखने में कैसा नजर आता है, वो ब्रांच जैसा नजर आता है। अब हम लोग ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ एक आइडिया आ गया हमको, उसका सेल के बारे में आपको पीछे दिखा चुके थे, और उसका हैबिटेट देख लिए हम, बैक्टीरिया के साथ उसका क्या डिफरेंसेस है फोटोसिंथेसिस में, सो देख लिए। हाँ, और क्या देखिए, हैबिटेट देख लिए इसका। हैबिटेट में ये देख रहे हो ना, एक्वेटिक तो है ही, आराम से टेरेस्ट्रियल भी है, लेकिन ध्यान यहाँ यही रखना है कि वैसे जगहों को ये पसंद करता है टेरेस्ट्रियल में भी जहां वाटर का मात्रा हो, जहां पर क्या हो, डैम्प इलाका हो, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा हो सॉइल में या सरफेस पर किसका, वाटर कंटेंट का। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो सेल स्ट्रक्चर का बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का, जिसका फिगर पीछे देखे थे। ये जो है ना कुछ हद तक ग्राम निगेटिव यू बैक्टीरिया जैसा होता है। अब आपको याद होगा पीछे ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बताए थे कि वैसा बैक्टीरिया जिस पर ग्राम स्टेन रंगने के बाद अगर हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से धोएं उसको, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा उसको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसका जो कलर होता है वायलेट कलर वो छोड़ देता है, उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव। लेकिन जो उसको पकड़ के रखता है, मतलब रंग को बनाए रखता है, ग्राम कलर के वायलेट, ग्राम कलर जो था, तो वायलेट कलर जो आ रहा था ग्राम स्टेन के बाद, स्टेनिंग के बाद, उसको अगर बनाए रखता है इवन आफ्टर वाशिंग थ्रू क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, एसीटोन, तो उसको बोलते थे ग्राम पॉजिटिव। ये बैक्टीरिया में भी देखे थे और यहाँ भी बात कर रहे हैं। अधिकांश जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना वो ग्राम निगेटिव होता है कुछ हद तक, मतलब अपने क्या करता है, कलर को लॉस्ट कर देता है ग्राम स्टेन का, और यू बैक्टीरिया के जैसा होता है ये ग्राम निगेटिव। इसमें जो है ना ये सराउंडेड होता है म्यूसिलेजिनस शीट से, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है, पेक्टिक एसिड होता है ये, और इसका जो सेल वॉल होता है 2 लेयर्ड होता है। आउटर जो होता है लिपोपॉलीसैकेराइड्स होता है, और लिपिड के होने के कारण ही ये क्या होगा, अपने कलर को लॉस्ट कर देता है, अधिकांश कलर को। ठीक है, इसका जो इनर सेल वॉल होता है, सेल वॉल अभी हम पीछे दिखाए थे आपको फिगर से, सेल वॉल 2 लेयर का बना हुआ था, आउटर और इनर। ये जो इनर सेल वॉल होता है वो आपका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। नेक्स्ट बात, सेल मेम्ब्रेन जो इसका होता है लिपोप्रोटीनस होता है, किसके जैसा, बैक्टीरिया के जैसा, यू बैक्टीरिया के जैसा, सब कुछ सेम था, फिगर में आपको बोले थे अभी। साइटोप्लाज्म इसका जो होता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और क्या सेंट्रल आपका साइटोप्लाज्म में बटा होता है। जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसको क्रोमोप्लाज्म भी कहते हैं, जबकि जो सेंट्रल आपका साइटोप्लाज्म होता है उसको सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल वाले को सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है, क्रोमोप्लाज्म। नेक्स्ट जो हम बात करते वो है आपका क्रोमोप्लाज्म का। ये जो क्रोमोप्लाज्म होता है उसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है और फोटोसिंथेटिक थैलेक्वाइड मेनली इसी रीजन में पाया जाता है, जैसा कि हम लोग पीछे फिगर में देखे थे। पीछे का अगर फिगर आपको याद होगा तो उसमें बताए थे
कि जो आपका क्रोमोप्लाज्म होता है या जो आउटर पेरिफेरल जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसी में आपको नजर आया होगा वो गैस वैक्यूल और क्या फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करें थोड़ा सा हम जो है ना आपको न तो पीछे लेके चलते हैं। आप देख लीजिए यहां पर आइए, यहां पर देखिए साइटोप्लाज्म को दो भाग में बांटे हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और एक क्या है आपका सेंट्रल साइटोप्लाज्म। ये जो देखो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में ही मेनली आपको थाइलेकोइड्स देख लो, थाइलेकोइड जो है ना वो आपका सेंट्रल आपका साइटोप्लाज्म में नजर नहीं आ रहा था, हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में आपका नजर आ रहा है क्या थाइलेकोइड्स। ठीक है, और तो और गैस वैक्यूल्स आपको नजर आ रहे थे, लेकिन राइबोसोम को देख लो, राइबोसोम दोनों इलाका में है, पेरिफेरल में भी है और सेंट्रल साइटोप्लाज्म इलाका में भी है। ठीक है, तो हम आपको आगे देखते, प्लस आप यहां पर देख रहे थे ग्रेनुल्स के बारे में, कुछ ग्रेनुल्स भी दोनों में है, देखिए सेंट्रल में भी है और पेरिफेरल में भी है, बीटा ग्रेनुल्स और अल्फा ग्रेनुल्स, जो भोजन इकट्ठा करने का जो है ना वो रूप है उसका। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम जो है ना फिर से पीछे आ जाते हैं, माने आगे आ जाते हैं। ये जो है आपका नेक्स्ट जो बात हम करते वो है इसमें हार्मोगोनिया का बात करते। ठीक है, सेंट्रोप्लाज्म में होता है, सेंटर में है वो, है ना, सेंटर में है। और साइटोप्लाज्म का आपका दो भाग बताए थे, जो सेंटर वाला जो आपका हिस्सा था उसको सेंट्रोप्लाज्म, जो आपका आउटर हिस्सा था उसका नाम था क्रोमोप्लाज्म। 70s राइबोसोम पाया जाता है, मतलब यूकैरियोट्स के तुलना में छोटा होता है। आपको बताया था कि यूकैरियोट्स में 80s है ना 80s राइबोसोम पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो राइबोसोम है वो दोनों रीजन में है, क्रोमोप्लाज्म के रीजन में भी है और सेंट्रोप्लाज्म के रीजन में भी है। इसमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन कुछ एक को छोड़कर, मतलब कुछ एक तो होता है, पीछे हम आपको बता रहे थे, जैसे गैस वैक्यूल वो आपका क्या था, मेम्ब्रेन बाउंडेड था, वो उसमें गैस भरा होता है, वो बायोन्सी देता है। इसको जो है ना एक जहां पर ये मूव करना चाहता है, जहां पर लाइट ज्यादा मिले इसको वाटर के अंदर, वहां पर इसको स्टेबल होने में मदद करता है कौन, गैस वैक्यूल। इसी को हम स्यूडो वैक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि होता तो है वैक्यूल जैसा, लेकिन वैक्यूल का काम क्या था, सेल सैप को इकट्ठा रखना, वाटर और साल्ट को, मिनरल्स को रखना, लेकिन ये किसको रखता है, गैस को रखता है, इसलिए इसको हम लोग स्यूडो वैक्यूल भी कहते हैं। प्लस इसमें आपको जो है ना जो आपका कुछ एटीपी सिंथेसिस करने वाला रचना भी पाया जाता है, जिसको स्ट्रक्चरल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। फिगर में हम आपको दिखाए थे कि स्ट्रक्चरल ग्रैन्यूल्स पाया जाता है कुछ, जो क्या करता है, जो आपका एटीपी बनाता है, मिसोसोम का हिस्सा माना जाता है। अगला हम लोग बात करते हैं रिजर्व फूड। देखो बैक्टीरिया और इसमें रिजर्व फूड में भी अंतर है। बैक्टीरिया में अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो बैक्टीरिया जो था वो आपका भोजन जो है ना आपका स्टार्च के रूप में नहीं रखता था, और ये स्टार्च के रूप में रख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ना भोजन को किस रूप में रख रहा है, साइनोफाइसियल स्टार्च के रूप में रख रहा है, मतलब कुछ हद तक ये प्लांट के जैसा बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें अल्फा ग्रैन्यूल्स होता है, और फैट ड्रॉपलेट जो है ना वो पाया जाता है किस रूप में, बीटा ग्रैन्यूल्स के रूप में। ये जो साइनोफाइसियल स्टार्च था वो अल्फा ग्रैन्यूल्स के रूप में इकट्ठा रहता है, अल्फा ग्रैन्यूल्स में इकट्ठा होता है। आपको पीछे दिखाए थे अल्फा ग्रैन्यूल्स, उसमें इकट्ठा होता है कौन, इसका साइनोफाइसियल स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट फूड जो होता है, मेन फूड इसका होता है स्टोरेज का, उसका नाम है साइनोफाइसियल स्टार्च, और वो जमा होता है किसमें, अल्फा ग्रैन्यूल्स में। जबकि जो फैट ड्रॉपलेट्स होता है वो जमा होता है, लिपिड जिसको भी बोलते हैं हम, वो किसमें जमा होता है, बीटा ग्रैन्यूल्स में। इसमें एक प्रक्रिया है जो इसको जो है ना बहुत आश्चर्यजनक बनाती है, और वो प्रक्रिया जो है ना कहलाती है गुडुकॉफ फेनोमेनन। ये जो गुडुकॉफ जो फेनोमेनन है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडेप्टेशन कहलाता है, ये रियली में है क्या। देखो ये जो ब्लू ग्रीन अलगी है, इसका नाम कैसे पड़ा ब्लू ग्रीन अलगी, चूंकि ये देखने में ब्लू ग्रीन नजर आता है तो लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, ब्लू ग्रीन रख दिया। लेकिन देखा क्या जाता है
कि जब ये पानी के सतह में ऊपर नीचे हो, मतलब जहां पर लाइट का जो आपका है ना लाइट का जो वेवलेंथ है वो अगर चेंज हो जाता है ना, लाइट का जो है ना आपका मात्रा अगर कम बेसी हो जाता है ना, जिसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर ये सतह पर होता है, वाटर के सतह पर होता है, तो कैसा नजर आता है? ये आपका ब्लू ग्रीन नजर आता है। लेकिन अगर ये गहरा पानी में चला जाए, डीप वाटर में चला जाए, या डीप वाटर में अगर ये पाया जाता है, तो वहां पर इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और इसी को कहते हैं गडुगोप फेनोमेनन। ये आपका उसके पिगमेंट्स पर लाइट का जो वेवलेंथ है उसमें डिफरेंस होने के कारण होता है। लाइट का वेवलेंथ जब चेंज होता है तो ये अपना कलर भी क्या होता है, इसका चेंज नजर आता है। ये ध्यान रखिएगा कि डीप वाटर में ये रेड नजर आता है, जबकि वाटर सरफेस या वाटर के ऊपरी आपका जो लेयर्स हैं उसमें अगर ये पाया जाता है तो ये ब्लू ग्रीन नजर आता है। और ये होता है किसके कारण? डिफरेंट वेवलेंथ जो लाइट का होता है उसके कारण। ट्राइकोम पर, उसका बॉडी पर जब डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट पड़ता है तो ये प्रक्रिया आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट का। मूवमेंट जो इसमें होता है वो नहीं होता है, ना के बराबर होता है, क्लियर कट। लेकिन हाँ होता है आपका किस रूप में? ग्लाइडिंग के रूप में। क्यों नहीं होता है क्लियर कट? क्योंकि इसमें कोई अपेंडेजेस नहीं होता है साफ। मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए अपेंडेजेस होना चाहिए, तो मूवमेंट क्लियर कट नजर आएगा, या अपेंडेजेस की मदद से लोकोमोशन नजर आएगा। यहाँ पर मूवमेंट जो होता है वो आपका क्लियर नहीं होता, क्योंकि इसमें सिलिया और फ्लैजिला आपका नहीं पाया जाता है। सिलिया फ्लैजिला एब्सेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया में हम लोग देखे थे सिलिया और फ्लैजिला पाया जा सकता है, में भी प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर कोई हाल में सिलिया फ्लैजिला नहीं होगा। देखो ये भी एक अंतर है ना, इसलिए हम बैक्टीरिया और इसमें अंतर नहीं किए अलग से। हम क्या किए कि जो कैरेक्टर्स पढ़ेंगे ना उसी में आपको बोलते चले जाएंगे। तो मूवमेंट में इसमें सिलिया फ्लैजिला नहीं होता है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो मॉइस्चर कंटेंट में परिवर्तन से होता है। उसका जो कवरिंग है, शीत जो था, उसका शीत में जब मॉइस्चर का कंटेंट बदलता है ना, वेरी करता है ना, तब वो क्या करता है? मूवमेंट दिखाता है। अर्थात इसका जो मूवमेंट होता है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो शब्द आता है वाटर से, स्कोप करना, एब्जॉर्ब करना, है ना। तो चूंकि जब वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है इसका बॉडी सरफेस, तो क्या होता है, कहीं पे जो है ना वो आपका सॉफ्ट हो जाता है, कहीं पर हार्ड हो जाता है जहां पर वाटर कंटेंट कम है। तो ये जो है ना आपका मूवमेंट इसमें नजर आता है। और इसमें जो सबसे कॉमन मूवमेंट है वो ग्लाइडिंग टाइप मूवमेंट है, जो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट दिखाता है इसके ट्राइकोम में। एक फिगर बनाया है आपको, उस फिगर में आ जाओ। देखो ये ट्राइकोम है, इस फिगर में देखो नीचे से एक साइड में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे साइड में देखो एरो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे क्लियर, तो उसको बड़ा करके भी आप देख लेना अपना। ये जो है ना, देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, एक साइड से ऊपर की तरफ, दूसरे साइड से नीचे की तरफ, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। ये होता है क्यों? मॉइस्चर में आपका डिफरेंस के कारण एक साइड जो है ना ऊपर की तरफ ऐसे लगता है, तो दूसरा सरफेस जो है ना नीचे की तरफ खींचा हुआ नजर आता है। तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है इसमें। नेक्स्ट जो है आपका सेल डिवीजन है। इसमें हम आपको बताए थे कि कोई भी प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन कभी भी माइटोसिस और मियोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं बनता। क्योंकि उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन न बनने के कारण स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेगा, और जब स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेगा तो आपका उसको क्या बोलेंगे? ए माइटोसिस बोलेंगे, माइटोसिस या मियोसिस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ए माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो इसका होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। समानता इसमें 2 प्रमुख है, एक वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो हम आपको पीछे क्लास में बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है वेजिटेटिव भी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है समानता अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और वेजिटेटिव जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो आपका सामान्यतः
किसमें होता है? फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन बताए थे आपको, जिसमें वाटर की मात्रा पर्याप्त हो, एडिक्वेट क्या हो, आपका फूड हो, पर्याप्त भोजन हो, पर्याप्त वाटर हो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में हो, 35 डिग्री के बीच में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको बोलते थे कि वो आपका कैसा है? फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन जब होगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। और आपको बताए थे कि फेवरेबल कंडीशन में जनसंख्या को तेजी से बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, धन संपत्ति ज्यादा है, जगह ज्यादा है, उनके बच्चे अधिक होने चाहिए। किनके तुलना में? जिनके जिनके पास इनकी कमी है, ये होना चाहिए। लेकिन आज हो रहा है उल्टा, हम लोग फिर प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। जिनके पास जो है ना ज्यादा संसाधन होता है, उनका जो एक नारा होता है, हम दो हमारे दो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, हम एक हमारे एक, मतलब पति पत्नी ही रहे, बाल बच्चे ना आए। खैर, हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ना वो कब करेगा? फेवरेबल कंडीशन में करेगा, अर्थात सबसे कॉमन टाइप है। और इसके मदद से वो क्या करता है? अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाता है। ये या तो फिजन के थ्रू होता है या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फिजन और फ्रेगमेंटेशन पीछे हम अलग अलग करके दिखाए थे। फिजन में क्या होता है? बॉडी जो है ना आपका समांतर, फिजन यूनिसेलुलर में समानता होता है, और बॉडी जो है ना आपका कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और फिर नया ऑर्गेनिज का निर्माण करता है। फ्रेगमेंटेशन में आपको बताया था कि समानता ये मल्टीसेलुलर में हम बात करते, ऐसे यूनिसेलुलर में भी फ्रेगमेंटेशन का बात कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो है ना उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक पीस जो है ना वो आपका लॉस्ट पार्ट को बना लेता है फिर से। ऐसा इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिजन जो है ना समानता यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है, जैसा कि बैक्टीरिया में भी देखे हम, और ये कॉमन है किसमें? यूनिसेलुलर फॉर्म में। हाँ, जबकि जो फ्रेगमेंटेशन है वो फिलामेंटस फॉर्म में होता है, मतलब जो आपका धागानुमा होता है, मल्टीसेलुलर होता है, उसमें कॉमन है। इसमें समानता ये आपका जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मैकेनिकल इंजुरी के कारण उसका आपका जो बॉडी होता है वो आपका अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, या फिर इंटरनल जो उसके कुछ नेक्रोसिस सेल बनते हैं, नेक्रोटिक सेल बनते हैं, वो भी उसके बॉडी को क्या करते हैं? ट्राइकोम को कई हिस्सों में बांट देते हैं। फिगर से इसको हम दिखाएंगे, अभी फिलहाल केवल समझने का कोशिश करते हैं। इसमें हम और आगे फ्रेगमेंटेशन में और आगे हम जाएं तो हमको फिगर बनाना पड़ेगा। इसके पहले थोड़ा थोड़ा जो है ना हम देख लेते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल को। लेकिन उसमें जाने के पहले जो है ना हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है साइनोबैक्टीरिया में, तो उसमें जो टुकड़े मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो प्राप्त होते हैं बॉडी का, फिलामेंटस बॉडी का, उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? हार्मोगोनियम कहते हैं। और अगर प्लूरल है तो हार्मोगोनिया हो जाएगा। और ये बनता किससे है? या तो जो है ना मच्छर वगैरह आके बैठ गया उस पे, या कोई इंसेक्ट आ गया, कोई मैकेनिकल इंजुरी हो गया, उसको समस्या आ गया, वैसा इंसेक्ट उसको क्या किया? काट दिया, कट कर दिया, या वो आपका डैमेज हो गया किसी तरह से, तो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। और हार्मोगोनिया जो है ना कैसे बनता है उसको हम फिगर से देखेंगे, लेकिन पहले ये सेक्सुअल का थोड़ा सा देख लें। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ध्यान रखिएगा। वेजिटेटिव क्या है? एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा समांतर, और जो वेजिटेटिव शब्द आता है वो होता है किस समय? फेवरेबल कंडीशन में। वेजिटेटिव में क्या होता है? बॉडी जो है उसी के पार्ट से फिर नया बॉडी बन जाता है। ये सेक्सुअल में वो अलग तरह का आपका स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे स्पोर्स बना सकता है। असेक्सुअल है ना, असेक्सुअल में गैमेट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, तो गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन ये सेक्सुअल में नहीं होगा। सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन और क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर अंतर हो जाना चाहिए। वेजिटेटिव का उद्देश्य आपको पीछे भी बताए थे, जनसंख्या बढ़ाना होता है तेजी से फेवरेबल कंडीशन में। ये सेक्सुअल का मेन उद्देश्य होता है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें हम बचे रहें, अपने आप को सस्टेन करवाएं, अपने आप को हम परसिस्ट कर सके, रख सके लगातार बना के, जिसको पेरिनेशन बताए थे एक शब्द हम।
वो कर सके, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उद्देश्य होता है। और सेक्सुअल का उद्देश्य क्या होता है कि वो जो वातावरण में चेंजेज आते जा रहे हैं, परिवर्तन होता जा रहा है, उसके अनुसार खुद को ढालने के लिए अपने आप में वेरिएशन ला सके, अपने आप में परिवर्तन ला सके। ये अगर बात होता है तो इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, वेजिटेटिव, सॉरी सेक्सुअल बोल रहे थे, वेजिटेटिव की जगह पर सेक्सुअल में अब आ जाते हैं। सेक्सुअल जो होता है यूजुअली कैसा होता है, ये आपका इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। लेकिन इसमें क्या देखा गया है कि कुछ एक जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जिनको साइनोफाज कहते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोफाज। फाज जो है ना, आप ध्यान रखना, फाज जो होता है ईटर होता है, फाज का मतलब ईटर, साइनो मतलब खाने वाला, मतलब जो साइनो बैक्टीरिया पर निर्भर रहने वाला आपका क्या है, वायरस है, उसको बोलते हैं साइनोफाज। तो ये जो कुछ एक साइनोफाइज होते हैं ना, जिस प्रकार से हम पीछे बैक्टीरिया में आपको दिखाए थे कि वहां पर ट्रांसडक्शन हो रहा था, उसके जीन को लेकर दूसरे बैक्टीरिया में जाके दे रहा था, इसी तरह से यहां भी देखा जाता है कि कुछ जो आपके साइनोफाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो जीन का स्थानांतरण करते हैं, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, हार्मोगोनियम वगैरह का बात करते हैं। हार्मोगोनिया क्या है भाई, हार्मोगोनिया जो है ना वो आपका छोटा पीस है ट्राइकोम का। ट्राइकोम जो है ना कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको हार्मोगोनिया बोलते हैं। थोड़ा सा इसको हम पहले फिगर से बता देते हैं, उसके बाद जो है ना आपको हम जो है ना थ्योरी का बात करते हैं। फिगर पे आ जाओ आप। फिगर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ जाता है, देख लो, ये जो है ना ये आपका देखो ट्राइकोम है। फिलामेंटस जो बॉडी होता है साइनोबैक्टीरिया का, उसी को ट्राइकोम कहते हैं। कोई पूछेगा कि ट्राइकोम क्या है तो आंख बंद करके बता देना, फिलामेंटस बॉडी ऑफ इन क्या, साइनोबैक्टीरिया। अभी हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो साइनोबैक्टीरिया का जो फिलामेंट जैसा बॉडी होता है उसका नाम है ट्राइकोम। अब ये देख लो मल्टीसेलुलर है, कई सेल्स हैं। अब यहां पर क्या होता है, कुछ एक सेल्स जो होते हैं उसमें म्यूसिलेज का पैड बन जाता है, म्यूसिलेज उसमें ऐसे जमा हो जाता है। और म्यूसिलेज के बारे में आप जान लो, वो वाटर को इम्बाइब करता है, वाटर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। आप लोग घर में एक खाए होंगे इसबगोल भूसी, इसबगोल भूसी, वो जो है ना वो क्या करता है, उसको पानी में डाल दिए होते, ऐसे देखना छूते हैं तो सूखा हुआ होता है, एकदम भूसा होता है, भूसा जैसे, हाँ ड्राई होता है, वो हार्ड हो सकता है थोड़ा। लेकिन उसको जैसे ही पानी में डालते हैं तो जो पानी था वो आपका समाप्त हो जाता है, पानी फिर आपको नजर नहीं आता है, बल्कि इसबगोल भूसी का एक क्या मिलता है आपको, समूह मिलता है, जो आपका कैसा होता है, लसलसा हो जाता है। और उसको अगर गाड़ा जाए तो वाटर उसमें से थोड़ा निकलता है, मतलब वाटर को अपने आप में वो ले लेता है, इम्बाइब कर लेता है। कुछ हद तक यहाँ भी यही होता है कि ये जो आपका सेपरेशन डिस्क बता रहे हैं आपको, सेपरेशन डिस्क है क्या, जिसको नेक्रीडिया भी कह रहे हैं, वो आपका पार्टिकुलर सेल है जो ट्राइकोम में आपका जहां तहां पाया जाता है या बनता है। इसमें म्यूसिलेज जमा हो जाता है, म्यूसिलेज का शीथ बन जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, बाहर से वाटर को इम्बाइब करता है, और इम्बाइब करने के कारण जहां पर सेपरेशन डिस्क है वहां से ये कई टुकड़ों में बट जा सकता है। ठीक है, ये तो देखो ये जो है ना यहाँ से ये कई टुकड़ों में इसको ऐसे बांट सकता है, कौन, सेपरेशन डिस्क। किसके मदद से भाई, तो वाटर को इम्बाइब कर लेगा। अब वाटर इम्बाइब करने के लिए उसके पास क्या है भाई, खींचने के लिए अपने अंदर क्या है उसके पास, म्यूसिलेज है। जब वो वाटर वहां पर आएगा, इम्बाइब करेगा, तो क्या करेगा, उसके तो दोनों जो आपका सेल्स हैं अगल बगल के, उसको ऐसे पुशअप करेगा और यहाँ से वो टूट जाता है, फ्रेगमेंट आपका टूट जाता है। आप लोग को शायद जान के आश्चर्य होगा कि पहले जो आपके बड़े बड़े जो वो जो पहाड़ के बीच से सुरंग बनाए जाते थे, उनका बनाने का तरीका जो है ना वो अलग होता था। क्योंकि डायनामाइट लगा के उड़ाने में कई बार क्या होता था कि पहाड़ ऊपर से पूरा का पूरा गिर जाता था। तो इसलिए पहाड़ को तोड़ने के लिए लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, उस पहाड़ में छोटा सा छेद करके चट्टानों को कुछ चट्टानों को हटाकर उसमें सूखा हुआ लकड़ी जो होता था उसको डाला जाता था, और उसमें पानी लगातार डाला जाता था, है ना। अब वो लकड़ियां क्या करती थी, सूखी लकड़ियां वाटर को इम्बाइब करती थी, अपने अंदर लेती थी,
तो उनका आकार बढ़ता था, उनका वो जो ना थोड़ा फैलना चाहती थी, और वो क्या करती थी, वो चट्टानों को फाड़ देती थी, वहां पर जो है ना उनको सॉफ्ट बना देती थी। तो धीरे धीरे उनको हटाते जाते थे और उस लकड़ी को अंदर करते जाते थे। इससे क्या होता था, पहाड़ डैमेज भी नहीं होता था और आराम से सुरंग बनता था। हाँ ये बात है, समय ज्यादा लगता था। लेकिन ये जो अभी देख रहे होंगे आप, उत्तराखंड में पहाड़ नीचे गिर रहे हैं, रोज टीवी पे दे रहा है, उत्तराखंड के पहाड़ जो है ना उससे सावधान। मतलब वहां पर पहाड़ी इलाकों में अगर जाए आप, तो पहाड़ को दूर से देखते चले, रोड ना देखें, पहाड़ देखें। क्यों, कब किधर कहां पर नीचे आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। क्यों, आजकल जो हम लोग सड़कें बना रहे हैं, आजकल जो हम लोग पहाड़ों को काट रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, डायनामाइट का यूज करते हैं या मशीनों का यूज करते हैं, जिसके कंपन से पहाड़ क्या होते हैं, उनका जो जोड़ होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है या हिल जाता है। चट्टानों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो लूज हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ जाए या थोड़ा सा भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, तो क्या होते, वो अपने आप को छोड़ देते हैं ऊपर से, और वो पूरे के पूरे चट्टान जो है ना आपके क्या होते, नीचे आ जाते हैं पानी के साथ साथ। आज जो है ना समस्या यही आ रही है। हम पेड़ों का उपयोग कर रहे हैं, पहाड़ों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उपयोग से ज्यादा उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। आज आप जहां भी देख लीजिएगा, कहीं पर अगर पहाड़ होगा तो वहां पर काटने के लिए एक मशीन आता है, जो एक वो जो है ना कंपन उत्पन्न करता है, उसको कप उसको हिलाता है, जिससे क्या हो रहा है, वो जो जोड़ होता है उनका नेचुरल, जो आपके आपस में जो कनेक्शंस होते हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं, लूज होते जा रहे हैं। प्लस हम लोग पेड़ों को रिमूव करते जा रहे हैं उस पर से, तो उसका जो जड़ होता था, वो सॉइल को पकड़ के रखता था, वो भी आपका कम होता जा रहा है। और धीरे धीरे चट्टान जो है ना वो आपके लूज होके वाटर के साथ या फिर क्या बोलते हैं, वर्क के साथ, मतलब प्रेसिपिटेशन जो भी हो उसके साथ नीचे आ जा रहे हैं, और आपका रोड जो है ना बंद हो जा रहा है। खैर हम यहाँ रहे थे, तो कुछ हद तक जो है ना यही काम ये करता है, सेपरेशन डिस्क को क्या करता है, म्यूसिलेज रखने के कारण इम्बाइब करता है और इसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये जो बीच का टुकड़ा आपको नजर आ रहा होगा, ये बीच में जो आप टुकड़ा देख रहे हैं, ये जो बीच का टुकड़ा है, इसी को हार्मोगोनियम कह रहे हैं। ये ऊपर का भी हार्मोगोनियम हो गया, ये भी हार्मोगोनियम हो गया, मतलब यहाँ पर कम से कम 3 हार्मोगोनिया तो पाई जाएगा। 3 हार्मोगोनिया तो इसको टूटने से मिलेगा हमको। ठीक है, तो हार्मोगोनिया क्या है, समझ में आ गया। हार्मोगोनिया क्या है, ट्राइकोम का एक पीस है, टुकड़ा है। ठीक है, जैसे कितारी को काटते हैं ना कई टुकड़ों में, उसी तरह से यहाँ पर वो जो ना प्रत्येक टुकड़ा जो है ना, यहाँ पर जो आपका सेपरेशन डिस्क या नेक्लिडिया के द्वारा आपका अलग अलग हो रहा था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोगोनियम कहते हैं। नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं हम, ये सेपरेशन डिस्क जो है ना क्या है वो हम आपको लिखिए, लेकिन थोड़ा सा हार्मोगोनिया में थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। जब कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो हार्मोगोनिया जो होता है ना, वो क्या करता है, अपने चारों ओर थिक वाल सिस्ट जैसा रचना बना लेता है, और अब उसको हम क्या कहते हैं, होमोसिस्ट कहते हैं। होमोसिस्ट कहते हैं या हार्मोसिस्ट कहते हैं, ज्यादा अच्छा हार्मो रहेगा, क्योंकि किससे आया है, हार्मोगोनिया से आया है, हार्मोसिस्ट। ठीक है, तो हार्मोसिस्ट मतलब हार्मोगोनिया के चारों तरफ जब कड़ा आवरण सिस्ट जैसा बन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, तब उसको हार्मोगोनिया तो कहेंगे ही, हार्मोसिस्ट करना ज्यादा अच्छा रहता है। ये पूरा का पूरा जो है ना वो आपका चारों तरफ से ऐसे घिर गया, किससे, सिस्ट से, तब उसको बोलेंगे हार्मोगोनिया सिस्ट, हाँ, या हार्मोसिस्ट। अगला है सेपरेशन डिस्क के बारे में। सेपरेशन डिस्क के बारे में आपको बताया कि सेपरेशन डिस्क जो होता है वो क्या है भाई, सेपरेशन डिस्क जो है या नेक्लिडिया, वो आपका म्यूसिलेज फील्ड बाइकॉनकेव समझते होंगे शायद, डेड सेल होता है, जो कि आपका फ्रेगमेंटेशन रिजल्ट करता है, फ्रेगमेंटेशन जिसके कारण होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, बाइकॉनकेव समझ रहे हो ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो शब्द आता है। कॉनकेव का मतलब है बीच में ऐसे दबा हुआ होगा ना, ठीक है, और बाई कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, ऐसे निकला हुआ। तो ये देखो बीच में जो है ना वो आपका दबा हुआ है, और आपका किनारा जो है ना वो क्या फैला हुआ है, ये बाई कॉन्केव है दोनों। नेक्स्ट, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो आपका स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है। ठीक है,
और उस इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर बने तो एंजियोस्पोर्स कहलाते, और अगर प्रोटोप्लाज्म के बाहर की तरफ बने तो उसको कहते हैं क्या, एक्सोस्पोर्स। ठीक है, एंजियोस्पोर मतलब सेल के अंदर और एक्सोस्पोर मतलब सेल के बाहर, है ना। मतलब सेल में से कोई प्रोजेक्शन बाहर निकला है और उसमें से स्पोर्स बना है तो उसको क्या बोलोगे, एक्सोस्पोर्स बोलेंगे। लेकिन अगर जो है ना सेल है और सेल के अंदर बना है तब उसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पोर बोलते हैं। यहां पर हम लिखे कि ध्यान रखिएगा इसमें किससे बनता है, किससे होता है, तो स्पोर्स से होता है। स्पोर्स में इंडोस्पोर हो सकते हैं या एक्सोस्पोर्स हो सकते हैं। अगला बात करते हैं हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट जो है ना वो थिक वार्ड लार्ज सेल्स होता है जो आपका मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म दिखाता है। ये आपका पाया जाता है किसमें, आपका साइनोबैक्टीरिया में, और ये देखा जाता है कि सामान्यतः नॉन ग्रीन होता है बाकी सेल्स के तुलना में। मतलब बाकी जो सेल्स होते हैं वो आपका ग्रीन होते हैं, जबकि ये कैसा होता है, नॉन ग्रीन होता है, बड़ा होता है, थिक वाल्ड होता है, और उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। लोगों का तो ये भी कहना है कि यंगर सेल होता है, मतलब कि जब शुरुआती सेल होता है काफी एक्टिव होता है। इसका मुख्य काम ये देखा जाता है कि मुख्य काम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का होता है, क्योंकि इसमें नीपजीन पाया जाता है, या नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है ना वो आपका एंजाइम जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम वो इसमें पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावे भी हेट्रोसिस्ट के कई काम हैं, कई कार्य है, फंक्शंस हैं। जैसे ये हार्मोनियम निर्माण में मदद करता है। दूसरा है ये जो है ना आपका फॉल्स ब्रांचिंग का साइट माना जाता है, मतलब फॉल्स ब्रांचिंग सामान्यतः ऐसे इस जगह पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट ये जो है ना आपका जर्मिनेट कई बार कर जाता है स्पोर जैसा, और वहां से न्यू फिलामेंट को बना देता है, नए आपके ऑर्गेनिज्म को बना देता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, आपका ट्रांसफॉर्मिंग सेल जैसा काम करता है और एकाइनेट्स बनाता है, मतलब एकाइनेट्स निर्माण में भी ये शामिल होता है। और तो और पांचवा क्या बताया, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइट है, ऊपर बताए थे। तो इसका देखो कम से कम 5 प्रकार के काम तो हैं। अब चूंकि एक ही सेल जो है, एक ही रचना अगर एक से ज्यादा प्रकार का काम कर रहा है यहाँ पर, तो उसको कहते हैं हम एनिग्मा। और इसीलिए इस वेरिएबल फंक्शन के कारण ही हेट्रोसिस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एनिग्मा कहते हैं या बायोलॉजिकल पजल कहते हैं। अभी तक इसका क्लियर कट जो है ना फंक्शन नहीं कर पाए हम कि सही सही इसका मेन काम क्या है। लेकिन अधिकांश लोग जो है ना इस पर आपका जो है ना एक मत है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन शायद इसका काम मुख्य में एक है। ठीक है, बाकी अन्य काम भी ये करता है, काफी एक्टिव सेल होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया या बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी। पहला हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। कुछ एक बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया जो है ना वो ये काम करता है आराम से। वो क्या करता है, सॉइल में अगर उसको डाल दे तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट के रूप में सॉइल में डाल देता है। ये आपका दो प्रकार से कर सकता है, या तो सिम्बायोटिक रूप में या फ्री लिविंग के रूप में। सिम्बायोटिक फॉर्म में देख लो आप, एनाबियाना हो सकता है, नॉस्टक हो सकता है। ये आपका जो है ना कई प्लांट्स के साथ आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। कौन कौन, एनाबियाना या नॉस्टक। जैसे लीफ ऑफ एजोला, थैलेमस ऑफ एंथोसेरस, ठीक है, उसमें आपका अभी एंथोसेरस वगैरह सब हमको पढ़ना है, पीछे देखेंगे आगे हम। हाँ, और तो और ये साइकस का क्लोराइड रूट है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात देखते हैं इसका कि ये रूट नोड्यूल्स में भी पाया जाता है, जैसे कि ट्राइफोलियम में, या स्टेम में पाया जाता है किसका, गुनेरा का। गुनेरा जो है ना उसके स्टेम में भी ये पाया जाता है। ये आपका है सिम्बायोटिक फॉर्म, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये आपका क्या करेगा, एसोसिएशन बनाएगा और उसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चूंकि एजोला के लीफ में काफी मात्रा में पाया जाता है,
और इसी कारण हम लोग आपको पीछे भी बताए थे कि धान के खेतों में एजोला लगाने का बात अब हो रहा है। हाँ, ताकि वो जो आपका हम बायो फर्टिलाइजर का जो बात कर रहे हैं उसको साकार कर सके, उसे पूरा कर सके। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला में, ये जो आपका होता है एजोला, वो राइस में ग्रोन किया जाता है किसके साथ, डायरेक्ट भी राइस के साथ लगा के। तो जब भी एजोला को लगाएंगे उसके साथ एना भी आना आ जाएगा फ्री में, और एना भी आना जब आता है तो क्या करता है आपका वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और आपको क्या बोले बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा। यहाँ पर हम लिखे हैं कि एजोला को अगर राइस के साथ ग्रो कराया जाए तो जो उत्पादन क्षमता है आपका खेत का वो 50% तक बढ़ जाता है। मान लेते हैं अभी जो है ना कट्ठा मन धान आ रहा था, एक कट्ठा में 1 मन धान आ रहा था या 1.5 मन धान आ रहा था, 2 मन धान आ रहा था, अगर इसको लगाया जाए तो कम से कम 3-3.5 मन तक हो जाता है। इतना ज्यादा उत्पादन क्षमता ये बढ़ाता है। अगर नॉर्मल खेत का बात हम कर रहे हैं, ये नहीं कि उसमें जो है ना यूरिया डाल के बात कर रहे हैं, यूरिया की तुलना में इसका क्या करेंगे आप तुलना करेंगे, हम नॉर्मल खेत का बात कर रहे हैं। नॉर्मल खेत को छोड़ दो आप साल भर, ठीक है, साल भर छोड़ दिया जाए, आप उसमें कुछ मत लगाओ, वो जो है ना वो आपका गाय भैंस वगैरह कैटल्स वगैरह उसमें क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, अपने डंग को दे रहे हैं। उसके बाद उसको जोत के तैयार कर किया जाए और उसमें राइस लगाया जाए, तो जितना उसका उत्पादन होता है उसका 50 गुना जो है ना, सॉरी 50% तक बढ़ जाएगा उत्पादन। किसके मिलाने से, आपका अगर उसमें एजोला साथ में लगा के लगा दिया जाए, और आपको यूरिया वगैरह कम डालना पड़ेगा, खाद कम डालना पड़ेगा। एजोला रियली में है क्या भाई, एजोला एक थेरोफाइट है, वाटर फर्न है, पानी में पाया जाने वाला फर्न है। नेक्स्ट हम अब फ्री लिविंग का बात करते हैं कुछ का। हाँ, तो फ्री लिविंग जो होता है फॉर्म, उसमें देख लो कुछ जो बीजीय है ना वो फ्री लिविंग होता है वाटर में या सॉइल में, और वो क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जैसे उदाहरण में था एनाबियाना, आप बोलोगे सर एनाबियाना तो सिम्बायोटिक लिखे, सर वो दोनों रूप में होता है सर, एनाबियाना है, नॉस्टक है, एवरोसीरा है, और तो और ऑसिलेटोरिया है। अगर आप एजोला लगाना नहीं चाह रहे हो धान के खेत में तो ऑरोसीरा डालो, उसका जो है ना स्पोर्ट्स उसका जो है ना वो आपका मिलेगा बाजार में, वो लाके उसको छिड़क दिया जाए धान में, तो क्या होता है उसका उत्पादन क्षमता बढ़ा देगा। या ऑसिलेटोरिया लगाइए आप, वो क्या करता है पैडी कल्टीवेशन के लिए ये दोनों का उपयोग ज्यादा होता है, ऑरोसीरा या ऑसिलेटोरिया, ठीक है, इन दोनों का बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। अर्थात कह सकते हो कि ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है उसको आराम से हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर, ध्यान रखिएगा, बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अगर हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में करते हैं क्रॉप के साथ, तो उसको कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका दूसरा, इसका अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख रहे थे अभी हम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या था इसका साइनोबैक्टीरिया का, तो बताया थे नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी बताया। दूसरा इसका है ये प्रोटीनस फूड देता है, कई सारे एनिमल्स को हम लोग जो है ना इसको खिलाते हैं, कैटस वगैरह को, या आपने भी खाते हैं। स्पाइरुलिना जो है ना कॉमन है, उसमें स्पाइरुलिना को जो है ना वो खाया जाता है और वो प्रोटीन सप्लाई करता है, सस्ता प्रोटीन। नेक्स्ट इसको हम ग्रीन मैन्योर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है, ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज करते हैं। मैन्योर समझते होंगे आप लोग शायद, वैसे हम लोग जो है ना प्लांट्स को मैन्योर कहते हैं जिनको हम लोग फसल को लगाने के पहले डाला जाता है। मैन्योर जो है ना उन उत्पादों को बोलते हैं जिनको हम लोग खेत में पहले डालते हैं, फसल लगाने के पहले डालते हैं। उसमें ग्रीन मैन्योर जो है ना उन रचनाओं को कहते हैं जो हरे होते हैं, और उसको हम लोग खेत में धान लगाने के पहले या फसल लगाने के पहले लगाकर उसको खेत के साथ जोत दिया जाता है, जिससे उसका एक सर्टेन ग्रोथ होने के बाद उसका पूरा का पूरा बॉडी सॉइल में मिल जाए, और सॉइल में मिलने के बाद क्या होता है वो डिकम्पोज होकर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे 12 में, ये डिटेल से इसको पढ़ाएंगे हम, ग्रीन मैन्योर या मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट है
इसमें से कुछ जो होते हैं ना टॉक्सिन देते हैं, और वो जो टॉक्सिन है ना मॉस्किटो लार्वा को वाटर में मारता है, समाप्त करता है। आज जो हम लोग जो इंसेक्ट्स का मात्रा बढ़ा रहे हैं उसका रीजन एक यही है कि जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे, नेचुरल जो प्रीडेटर थे उनको समाप्त करने वाले थे, उनके संख्या को कंट्रोल करने वाले थे, वो समाप्त होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। किसके कारण? इन केमिकल्स के कारण जो फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड्स के रूप में हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो लिखे हैं कि ये जो है ना फर्टाइल आपका जो होता है सॉइल जो होता है ना उसको फर्टाइल बनाने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब कि सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है अगर इसको ऊसर साल्ट में लगा दिया जाए, सॉइल में लगा दिया जाए। ऊसर सॉइल शायद आप जानते होंगे, वैसे सॉइल को ऊसर सॉइल कहते हैं जिसमें साल्ट की मात्रा काफी ज्यादा हो, उसमें इसको लगाते हैं। और जब इसको लगाते हैं तो ये क्या करता है? एसिडिक केमिकल्स देता है और अल्कलाइन सॉइल को एसिडिक बनाने में मदद करता है, मतलब उसके अल्कलिनिटी को कम करने में मदद करता है। और कॉमन रूप में हम लोग नॉस्टॉप को यूज करते हैं, एस्काइटोनीमा को यूज करते हैं, ओलोसीरा को यूज करते हैं, या फर्टिलाइसीमा को यूज करते हैं। किस रूप में? ऊसर भूमि को, मतलब वैसा भूमि जहां पर कुछ लग नहीं रहा है खेत में, वैसा खेत जहां पर कोई फसल होना नहीं चाह रहा है, हो नहीं रहा है ठीक से, उसमें अगर इनको डाला जाए, नॉस्टक वगैरह को डाल दिया जाए तो क्या होगा? मिट्टी जो है ना वो उपजाऊ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसका हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट जो इसका है वो है वाटर ब्लूम। ये क्या करता है? वैसे पानी जहां पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे आजकल के तालाब या आपका जो गांव का वो जो होगा एक्वेटिक वाटर जो बॉडीज हैं, जिसमें आपका डीचेज आ जाएंगे, तालाब आपका जो है ना वो पॉन्ड्स आ जाएगा, या आपका आहर पोखर आ जाएगा, पाइन आ जाएगा। उस समय होता क्या है कि जब हम खेतों में खाद डालते हैं ना तो वाटर के साथ मूव करके वो चला आता है किसमें? एक्वेटिक बॉडी में। तो कई खेतों से आया, प्लस उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी था, प्लस उसमें कुछ अलगी वगैरह भी था, वो भी नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया, और सल्फर कंपाउंड वगैरह उसमें आ गया। इनसे फॉस्फेट आ जाता है, नहाने से हम लोग का जो साबुन वगैरह लगाते हैं, हम सर्फ वगैरह यूज करते हैं, वो सब भी गया उसमें। इससे क्या होता है? उसमें फॉस्फेट और जो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है उसकी मात्रा बढ़ जाता है। इनकी मात्रा बढ़ने के कारण तेजी से जो है ना वो क्या करता है? ग्रो करता है। कौन? आपका अलगी वगैरह, जिसमें साइनोबैक्टीरिया कॉमन है। और ये क्या करता है? वाटर ब्लूम उत्पन्न कहलाता है। वाटर ब्लूम कहलाता है मतलब वाटर में तेजी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। इससे 2-3 घाटा होता है। पहला घाटा तो ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स को तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो अन्य जो आपके पौधे हैं, एक्वेटिक पौधे, उनको नहीं मिल पाता है, वो भी डैमेज हो जाते हैं। जैसे आप शायद जानते होंगे पानी फल, कमल, भेंट गांव में बोलते हैं उसको। ढेर सारे ऐसे पौधे हैं जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में आराम से होते हैं, उनके जो है न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तेजी से ले लेते हैं, अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाकर। इसी को कहते हैं वाटर ब्लूम कहते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स को तेजी से ले लेंगे तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ये खुद और बाकी जो अन्य ऑर्गेनिज्म है वो मरने लगते हैं, जिससे उस पानी में क्या होता है? और ज्यादा आपका ऑक्सीजन की खपत हो जाता है। ऑक्सीजन जो है उसको ये यूज कर लेते हैं अपने आप को डिकम्पोज करने में। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा उस वाटर में कम हो जाती है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ही कम होती है तो जो अन्य आपके बड़े जीव हैं या आपके जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियां हैं, स्नेल्स हैं, वो सब आपके मरने लगते हैं। और अंततः जो है ना वो आपका वाटर एक्वेटिक जो सिस्टम था वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पानी में तेजी से जो है ना वो क्या करता है? शैवाल जैसा, मतलब अलगी का जो फैलाव होता है वाटर ब्लूम, उसमें ये भी शामिल होता है। और ये क्यों होता है हम आपको पीछे बताए, हमने आगे अभी बताया, और आगे के क्लासेस में मतलब 12th वगैरह में ये डिटेल से और भी पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं। इससे कुछ जो है ना टॉक्सिक सब्सटेंस भी निकलते हैं जिनको हम लोग डेथ फैक्टर कहते हैं। और ये जो आपका डेथ फैक्टर होते हैं ना वो अनऑर्गेनिज्म जैसे एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह है उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है, उसको आपका मारता है, उसको आपको डिजेनरेट करने में मदद करता है या डिजेनरेट करता है।
कॉमन उदाहरण इसमें जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस को देता है वो है माइक्रोसिस्टिस, ठीक है, कॉमन उदाहरण है। और इसी इन्हीं इन्हीं लोगों के कारण ये है, कुछ एक और अलगी में देखेंगे हम, इनके कारण ही क्या होता है, पानी जो है ना उसमें से दुर्गंध आने लगता है, हाँ, वो पानी खराब होने लगता है, यूजेबल नहीं रहता, मतलब पॉल्यूशन हो जाता है वाटर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक है ऑस्लेटोरिया, जो है ना वो वाटर में आपका, वाटर टैंक में आपका जो पानी जहां पर इकट्ठा रखते हैं उसमें आपका डेवलप हो जाता है और पानी को गंदा कर देता है, पॉल्यूटेड कर देता है। तो अगला जो है इसका बैड इफेक्ट, उसमें क्या होता है कि ये टैंक के पानी को खराब करता है, पॉल्यूटेड कर देता है। उसके बाद है राइबुलेरिया या एस्काइटोनीमा। राइबुलेरिया एस्काइटोनीमा जो है ना वो क्या करता है, भींगे हुए सतह पर आपका जम जाता है, भींगे हुए सतह पर जो है ना ये आपका ग्रो कर देता है, और उसके चलते वो जो सतह होता है जो भींगा हुआ है वो स्लिपरी हो जाता है, मतलब हम फिसलने लगते हैं उस पर। आप देखे होंगे कहीं भी लगातार पानी अगर गिर रहा हो आपके जो है ना टॉयलेट वगैरह में भी, तो वहां पर जो है थोड़ा स्लिप होने लगते हैं हम लोग, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है, वो क्या करता है, स्लिपरी बना देता है उसको, जिसमें आपका ये साइनोबैक्टीरिया भी एक शामिल है। राइबुलेरिया या एस्काइटोनीमा इसमें आपका जो है ना जिम्मेवार है। ये हम लोग पढ़ रहे थे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, मतलब बैक्टीरिया का एक जो है ना भाई है साइनोबैक्टीरिया। अंतर यही है कि ये आपका जो है ना ये आपका थोड़ा सा उससे ज्यादा डेवलप है, किस रूप में, ऑक्सीजन को निकालने में, या इसका जो आपका जो है ना इसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स आ गए, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एकदम नहीं था। अब हम बात करते हैं एक्टिनोमाइसिस का। एक्टिनोमाइसिस जो है उसको हम लोग फिलामेंटस फंजाई या अभी वर्तमान में जो है ना फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं, या इसको रे फंजाई भी कहते थे पहले। अब जो है ना वर्तमान में जो है ना ये पता लग गया कि ये रियली में फंजाई नहीं है, नहीं तो पहले इसको फंजाई के साथ ही रखा जाता था। तो जो वर्तमान स्टेटस का बात करते हैं हम, अभी एट प्रेजेंट स्टेटस का बात करें तो देखते हैं थोड़ा सा, या इसको छोड़ देते हैं ना तो नेक्स्ट डे देख लेते हैं, क्योंकि समय लग जाएगा फिर।